नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है टेस्ट योर नॉलेज सीरीज। और आज हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन पार्ट 1 मैं पहले बना चुकी हूं और ये है पार्ट 2। और ये प्रैक्टिस टेस्ट यूजीसी नेट, गेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट पी और जितने भी साइंटिस्ट पी के एग्जाम्स है इंक्लूडिंग यूपीएससी और बीपीएससी, इन सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। बट बिफोर दैट, if you are new to my channel, please do subscribe. And if you like this video, please share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. So let's begin. Question number 1. What is the pH of rainwater in unpolluted atmosphere? Unpolluted atmosphere में rainwater का pH क्या होता है? 7, 6.5, 8 या 5.6? We all know that rainwater is slightly acidic, and even if there are no acidic gases, there is carbon dioxide in the atmosphere, and hence rainwater pH in the atmosphere in an unpolluted atmosphere is 5.6. The correct answer is D. Okay. Question number 2. What is aerosol? Aerosol क्या होता है? Aero means air and sol represents solution. So air solution. Solution of solid and liquid particles suspended in the air. Solid and liquid particles entrapped in clouds? No. Solid and liquid particles that settle down on the ground? No. And D, all of the above? No. A is the correct answer. Aerosol मतलब aerosol, हवा में solution, solution of solid and liquid particles suspended in the air, यही होता है aerosol. ठीक है, A। और smog भी इसीलिए एक तरह का aerosol होता है। Question 3. Which of the following is the most common natural process for aerosol removal? अब aerosol removal के लिए naturally कौन सा process है जो सबसे common है? Sedimentation, settling down, ये भी होता है। Wet deposition, rain या dew, ओस के फॉर्म में या बारिश के फॉर्म में, ये भी होता है। इंटरसेप्शन, कॉट बाय प्लांट लीव्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, की इमारतों पे जम जाए या पत्तियों पे पेड़ों पे जम जाए, ये भी होता है। और इम्पैक्शन, दबाव, कि दबा दिया तो वो नीचे बैठ जाता है। तो सबसे कॉमन जो तरीका है एरोसॉल रिमूवल का एटमॉस्फेयर में जो अक्सर होता है और सबसे सफाई से वही तरीका काम करता है, और वो है वेट डिपोजिशन। रेन और ड्यू इज द मोस्ट कॉमन नेचुरल फॉर्म ऑफ एरोसॉल डिपोजिशन। ओके, सिंपल आंसर था। Question 4. A city has about 500,000 cars traveling an average of 20 km per day. The average hydrocarbon emission rate is 2 gram per car per kilometer. Assuming that the average molecular weight of hydrocarbons emitted equals CH4, how much volume of hydrocarbons is released in the city each day? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लग रहा है कंफ्यूजिंग पर है नहीं। हम सॉल्व करेंगे। पहले टोटल नंबर ऑफ कार्स इन द सिटी 0.5 मिलियन, मतलब कि 5 लाख कारें हैं। ठीक है। एवरेज हाइड्रोकार्बन एमिशन रेट क्या है? 2 ग्राम पर कार पर किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर कोई भी कार चलती है तो 2 ग्राम हाइड्रोकार्बन एमिट कर रही है। टोटल हाइड्रोकार्बन एमिशन रेट क्या होगा? 5 लाख कारें हैं, उसको 2 ग्राम से इंटू कर दीजिए, मतलब कि 10 लाख ग्राम पर किलोमीटर एमिट हो रहा है। ईच कार ट्रेवल्स एन एवरेज ऑफ 20 किलोमीटर। अब ये जो पर किलोमीटर इमिशन है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 लाख 10 to the power 6 इंटू 20 इज इक्वल टू 20 इंटू 10 to the power 6 ग्राम पर डे। तो एक दिन में उन 5 लाख कारों से 20 किलोमीटर चलने पर इतना एमिशन हो रहा है। क्लियर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 हम सब जानते हैं, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 4, 12 4 16। ठीक है, 16 ग्राम। 1 मोल ऑफ CH4 ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। ये तो हमने सब पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में कि 1 मोल किसी भी गैस का 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो 16 ग्राम ऑफ CH4 जो कि मोलर वेट है CH4 का 16, वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितना है इस टोटल वॉल्यूम वेट में? 20 into the 10 to the power 6 ग्राम, जो कि टोटल एमिशन है, डिवाइड बाय 16, एंड दिस कम्स टू 1,25,000 मोल्स, और वॉल्यूम है 22.4 पर मोल, तो 1,25,000 मोल्स इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, और ये आता है 2800,000 लीटर ऑफ गैस, मतलब कि 2.8 इंटू 10 टू द पावर कितना हुआ? 3 2 5 1 6। ठीक है, लेकिन ये हम जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब। ठीक है, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2.8 इंटू 10 to the power 4 मीटर क्यूब, और वो है
आंसर बी, ठीक है। अगर मैंने कहीं एक आध डेसिमल इधर उधर किया है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर कुछ भी त्रुटि है इसमें तो। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following pollutants are covered in the definition of air pollution? Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. Only aerosols, all liquid and gaseous substances capable of causing air pollution, solid, liquid and gaseous air pollutants as well as noise, only gases. Correct option is C. Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 के तहत सॉलिड सब्सटेंस हो या लिक्विड हो या गैस हो, साथ में नॉइज, ये सब कुछ एयर पोल्यूटेंट के अंदर ही आता है। तो एयर पोल्यूटेंट के डेफिनेशन में ये सभी कुछ आता है। नॉइज को बाद में जोड़ा गया था, लेकिन नॉइज भी उसका हिस्सा है, ठीक है, डेफिनेशन का। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द यूजुअल मिक्सिंग हाइट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स एट नाइट? ओके, तो एयर पोल्यूटेंट्स की जो यूजुअल मिक्सिंग हाइट है वो नाइट में क्या होती है? अ फ्यू 100 मीटर्स एट नाइट, 1-2 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर नहीं, क्योंकि इन्वर्जन लेयर few 100 meters तक रहता है और उसके बाद लैप्सेट, ठीक है। A is the correct answer. Question 7. India has recently signed an agreement to phase out synthetic hydrofluorocarbons (HFCs) starting the year. Correct answer is 2019, ठीक है, क्योंकि 24, 28, 32 सब अभी आया ही नहीं है, तो 2019 सही आंसर होगा। आंसर इज A. What is the Kriege? What is a Kriege intermediate? तो Kriege intermediate क्या होता है? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और एग्जाम में कभी पूछ सकता है, एक सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप में, इसलिए मैंने यहाँ डाला है। A, a carbonyl oxide with 2 charge centers. B, part of PAN, part of ozone, all of the above. It's actually a carbonyl oxide with 2 charge centers. ये होता है Kriege intermediate, ये स्मॉग में बनता है। Which of the following air pollutants is responsible for the death of people exposed to classic smog? जब classic smog से expose होते हैं लोग, तो लोग मरते हैं, पर किस पोल्यूटेंट की वजह से मरते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन? करेक्ट आंसर इज ए, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो क्लासिक स्मॉग में होता है वो एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि क्लासिक स्मॉग तब बनता है जब सल्फर डाइऑक्साइड एयर में होता है और एयर में वाटर वेपर होता है और दोनों मिलाकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो क्लासिक स्मॉग में एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, और उसी को इनहेल करने से वो जो वेपर फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको आप सांस लेते हैं उस हवा को और फिर आप मरते हैं। So in classic smog, sulfur dioxide reacts with water vapor to form sulfuric acid, and that remains suspended in the air. And when you inhale that air, you die because of acidic inhalation. Answer is A. Final question, question number 10. Which of the following air pollutants is responsible for black lung disease? काले फेफड़े लंग बीमारी इसके लिए कौन सा pollutant responsible है? Suspended particulate matter, coal dust, gaseous pollutant या secondary pollutant that is ozone and PAN? करेक्ट आंसर इज कोल डस्ट, और इसीलिए ये बीमारी अक्सर माइनर्स को होती है। माइनर्स हैव ब्लैक लंग डिजीज बिकॉज ऑफ कोल डस्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप व्हाट वी डिस्कस्ड टुडे वाज प्रीटी यूजफुल फॉर यू। इन केस यू हैव एनी डाउट्स और डिसएग्रीमेंट्स, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड आई वेलकम ऑल डाउट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया तो मुझे जरूर बताएं कमेंट में। मैं बिल्कुल नाराज नहीं होती हूँ, मैं वेलकम करती हूँ। इससे मुझे पता चलता है कि आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें, वहां आपको और प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और फ्री लेक्चर्स मिलेंगे। सो प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जय हिंद।